Hello everyone, this is Preet Kanwar and today's lecture is about the subject of CPUC, that is computer programming using C, and the topic of today that we will be discussing is about the arrays. So arrays means the group of similar elements. जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है in दिस सब्जेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में हम लोगों ने बेसिक सारी सी के बारे में डिस्कशन की है, किस तरह से सी लैंग्वेज के साथ हम वर्क करते हैं, कैसे उसमें डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर फंक्शंस यूज़ करते हैं, लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स हैं हमारे पास, पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, फंक्शंस जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। नाउ इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द एरेज। तो एरेज का क्या मतलब है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ कि एक क्लास है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, और हम उन स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिए उनका एक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के उनके मार्क्स हैं, और उनके मार्क्स के लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में हम लोग उनके मार्क्स एंटर कर सकें और वो मार्क्स हमें इन अ टैबुलर फॉर्मेट जो है अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नजर आए, राइट। तो अब पहली बात तो क्या है, अगर तो मान लो उस क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं या फॉर एग्जांपल से 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब उन 20 स्टूडेंट्स को क्या हम अलग अलग नाम से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक रोल नंबर 1 से फॉर एग्जांपल राम है, श्याम है, अजय है, जो भी उनके नाम है सबके अलग अलग नाम है, राइट। तो अगर उनके नामों के हिसाब से हम लोग उन्हें असाइन करेंगे वैल्यूज, या यू कैन से कि उनके नाम के हिसाब से अगर हमें उन्हें डेटा टाइप असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम उनका रोल नंबर वाइज उनको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, इंटीजर ए, ए में क्या जाएगा, उनका रोल नंबर जाएगा, से रोल नंबर 1। तो इंटीजर बी रोल नंबर 2, इंटीजर 3 रोल नंबर सॉरी इंटीजर सी रोल नंबर 3 उसके अंदर जाएगा। तो दैट विल क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो। वो पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें आपको कम से कम, अगर आपके 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, तो आपको 20 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लेने पड़ेंगे, वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन करनी पड़ेंगी, और तब आप अपने स्टूडेंट को जो है उनको अलग से उनको डिफरेंशिएट कर पाओगे, राइट। तो अब एरेज हमारी यहाँ पे कैसे हेल्प करेंगे कि एरे में आप सिर्फ एक नाम दो, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लिखा क्लास ईसीई सेकेंड ईयर, ठीक है, तो आपने उसका नाम लिख दिया से ईसीई 2। फॉर एग्जांपल आपने ये वेरिएबल का नाम रख दिया। अब उस ईसीई 2 में कितने मेंबर्स हैं, से फॉर एग्जांपल टोटल 20 स्टूडेंट्स आर देयर, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में ईसीई 2 के साथ लिख दो 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल ईसीई 2 में 20 मेंबर्स हैं, और इसको आप इंटीजर टाइप के हिसाब से क्या कर दोगे, डिक्लेयर कर दोगे, और डिक्लेयर करोगे तो इसमें आप 20 रोल नंबर्स जो हैं वो अलग अलग से वो अपने आप उठाता रहेगा एरे। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। तो ये तो थी एग्जाम्पल। तो इसको अब हम जब पढ़ेंगे आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो उससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एरेज क्या होते हैं, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय एन एरे। तो एरे क्या है, जैसे मैं अभी आपको बता के हटी हूँ कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट होल्ड्स फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। तो एक इस तरह का कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी वैल्यूज किस टाइप की हैं, सेम टाइप की हैं। कि अगर मैंने रोल नंबर लिखे हैं तो वो इंटीजर टाइप के रोल नंबर होंगे, जैसे 301 302 3456 या कुछ भी आपने लिखना है, ठीक है। तो आपने लिखा ECE 2, ब्रैकेट में आपने जो भी उसकी वैल्यू लिखी थी, तो उसको कौन सी नंबर असाइन हो गया, 301 असाइन हो गया, दूसरे को हो गया 302, तीसरे को हो गया 303। तो इस तरह से आप उनको वैल्यूज जो है असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन वो वैल्यूज जो है वो सेम टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली चीज रोल नंबर है, दूसरी चीज नाम है, तीसरा चीज कुछ और है, ये चीज नहीं चलेगी। सेम, अगर आप कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ले रहे हो, उसका नाम ले रहे हो, तो सारे नाम ही होंगे। अगर आप इंटीजर टाइप वेरिएबल ले रहे हो, रोल नंबर कंसीडर कर रहे हो, तो सारे रोल नंबर्स ही होंगे। एक एरे में एक टाइप में एक ही तरह के एलिमेंट्स आएंगे। इंटीजर टाइप होंगे तो सारे इंटीजर, फ्लोट होंगे तो सारे फ्लोट, करेक्टर होंगे तो सारे करेक्टर। तो इस तरह से आपका एरे जो है वो वर्क करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, ठीक है। then the size and the type of arrays cannot be changed after its declaration। तो डिक्लेयर करने के बाद
आपका जो साइज है और जो टाइप ऑफ द एरे है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स तो यू कैन क्रिएट एन एरे फॉर इट, तो उसको आप उसका एरे क्रिएट कर सकते हो 100 स्टूडेंट्स का। तो फ्लोट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में 100 और सेमी कॉलन, तो ये हो गई आपकी डेटा टाइप, ये हो गया उसका वेरिएबल का नाम, और ये हो गया उसकी क्वांटिटी, कितने टाइप के नंबर्स होंगे। और अब जब आप ये चीज आपकी मेमोरी में जाएगी तो मेमोरी में वो किस तरह से एक्ट करेगी, ये 100 के 100 फ्लोट टाइप के जो वेरिएबल है उनको इकट्ठे मेमोरी में जगह मिलेगी, राइट। तो मतलब जो फ्लोट है वो 4 बाइट्स का होता है, तो मतलब ये 100 जो स्टूडेंट्स हैं आपके जिनके आप मार्क्स लिखना चाहते हो वो मेमोरी में टोटल 4000 बाइट्स लेंगे, सॉरी 400 बाइट्स लेंगे। ओके क्योंकि 4 बाइट्स का एक है तो 100 होंगे तो 400 बाइट्स जो है वो उसकी हो गई। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम इसमें कुछ और भी यूज कर सकते हैं वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे कैन बी यूज। तो लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो एवरी और इन अ डे और अ मंथ और अ ईयर, ठीक है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बनाना चाहते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और उनकी कॉस्ट बनाना चाहते हो सोल्ड बाय स्टोर, टेस्ट के स्कोर्स बनाना चाहते हो क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स के, कस्टमर्स की लिस्ट उनके टेलीफोन नंबर्स की लिस्ट बनाना चाहते हो, टेबल ऑफ डेली रेनफॉल डेटा बनाना चाहते हो, एनीथिंग, कोई भी चीज जो एक सिमिलर तरीके की चीज है उसको उसके लिए आप 10 अलग अलग वेरिएबल्स का नाम मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 ऐसे लिखने से बेटर है कि आप एक उसका एरे बना दीजिए, राइट। तो उसके साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर जो है रिलेट कर पाएगा। तो अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो हाउ टू डिक्लेयर एन एरे इन सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में अगर आप एक एरे को डिक्लेयर करना चाहते हो तो हाउ विल यू डिक्लेयर, उसका सिंटेक्स क्या है, जैसे हमने अभी बताया सबसे पहले डेटा टाइप आएगी इंट फ्लोट कैरेक्टर जो भी आप यूज कर रहे हो, उसके बाद एरे का नाम जैसे हमने मार्क्स यूज किया था, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज, साइज मीन्स कितने नंबर ऑफ आप वो एलिमेंट्स जो है वो लेना चाहते हो 10 20 30 40 45 78 whatever the number is, ठीक है। एंड देन आफ्टर द सेमीकोलन, तो ये बहुत जरूरी है। दिस इज द सिंटेक्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। एरे को आपने कभी भी जब एक्सप्लेन करना है तो डेटा टाइप, नेम और उसका साइज, ओके। देन हियर वी डिक्लेयर्ड एन एरे, मार्क नाम का एरे है, ठीक है, और फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग उसका टाइप है, डेटा टाइप है, और उसका साइज है 5, तो इसका मतलब उसमें 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो हाउ द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एंड हाउ टू असेस देम, ठीक है। तो एलिमेंट्स कितने होते हैं एरे के अंदर, उसको कैसे असेस कर सकते हैं, यू कैन असेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे बाय इंडिसेस, इंडिसेस की तरह आप उनको असेस कर सकते हो। सपोज आपने जैसे अभी हमने डिक्लेयर किया मार्क एरे, ठीक है, तो उसमें 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कंसिडर कैसे होगा, मार्क 0, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ 0, 0 पॉइंट, तो 0 का मतलब है पहला, ठीक है। देन सेकंड एलिमेंट विल बी मार्क 1, देन अप टू 4, तो अगर टोटल 5 आपके एलिमेंट्स हैं उसके अंदर तो वो 0 से स्टार्ट होंगे 0 to 4 जाएंगे, तो इट विल बी टोटल 5, टोटल 5 ही होंगे। तो एरे जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और अगर आपका साइज ऑफ द एरे n है, जैसे 5 लिया था हमने, तो लास्ट एलिमेंट जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, n-1, तो मतलब मार्क 4 का मतलब है कि वो 5th एलिमेंट है, ठीक है। तो मार्क 4 का मतलब है वो 5th एलिमेंट है, तो लास्ट एलिमेंट का जो जिसको हम जब हमने उससे असेस करना है तो n-1 इंडेक्स उस पर यूज करेंगे हम, ठीक है। तो मतलब अगर आपने टोटल लास्ट एलिमेंट लिखे हैं, टोटल एलिमेंट लिखे हैं 10, तो लास्ट वाला जो होगा वो 9th होगा, 9th वाला 10th एलिमेंट होगा, मतलब जहाँ पे 9 लिखा है वो मतलब 10th एलिमेंट है, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। So suppose the starting address is say 2120D, फॉर एग्जाम्पल जो मार्क 0 का स्टार्टिंग एड्रेस है ये वाला है, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा 2124D, नेक्स्ट क्या होगा 2128D। अब 4 4 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्लोट टाइप वेरिएबल था, फ्लोट टाइप है उसका साइज है 4 बाइट्स, तो वो टोटल 4 4 बाइट्स के साथ आगे आगे चलता चला जाएगा। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि सीक्वेंस में जितने भी आपने एलिमेंट्स अब इसमें लेने हैं एरे के अंदर, वो मेमोरी में जो जगह लेंगे वो सीक्वेंस में होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मार्क 2120 पे है तो मार्क 1 किस पे है 2124 पे, तो 4 बाइट्स, ठीक है। देन मार्क 2 किस पे है 2128 पे, 4 4 बाइट्स के डिफरेंस पे। अगर फॉर एग्जाम्पल ये इंटीजर होता तो 2120 के बाद 2122 फिर 2124 फिर 2126 फिर 2128 इस तरह से लेते, 2 2 बाइट्स का डिफरेंस आ जाता। अगर कैरेक्टर होता तो 1 1 बाइट का डिफरेंस आ जाता। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप
होगा ये सीक्वेंस में ही, लेकिन डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली उसका बाइट साइज जो है वो चेंज होता रहेगा. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे. उसे हमने स्टार्ट कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है. इट्स पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन. तो डिक्लेरेशन के ड्यूरिंग डिक्लेयर करते टाइम भी आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो, उसको वैल्यूज दे सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इंट मार्क 5 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो उसको हमने अगर वैल्यूज देनी है तो उसको हाइफन देके हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में उसकी वैल्यूज लिख देंगे. 5 लिखा है ना यहाँ पे, तो उसमें 5 वैल्यूज आप दे दो, सेमीकोलन डाल दो. दूसरा मेथड क्या है, अगर मान लो आपको नहीं पता कि इसमें कितनी वैल्यूज आने वाली हैं, तो आप क्या करो, उसको खाली ब्रैकेट से उसको इनिशियलाइज कर दो. तो अगर आप खाली ब्रैकेट से इनिशियलाइज करोगे और उसके बाद उसमें वैल्यूज डाल दोगे, तो वो जितनी भी वैल्यूज इसके अंदर होंगी वो उसमें ऑटोमेटिकली उतनी वैल्यू को फिल कर लेगा. अपनी अपने अंदर वो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को फिल कर लेगा. और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस डिक्लेरेशन का क्या मतलब है, इंट 5, तो इसका मतलब ये नहीं है इंट जो मार्क 1 है उसमें 9 होगा. नो, दिस यू हैव टू रिमेंबर, मार्क 0 में होगा 9, मार्क 1 में होगा 4, मार्क 2 में 6, मार्क 3 में 3, मार्क 4 में 5. जो लास्ट एलिमेंट है दैट विल बी n-1. n कितना है, 5, जो इसके अंदर आप लोगों ने लिखा हुआ है. राइट, so दिस यू हैव टू रिमेंबर. इस तरह से हमने इसे इनिशियलाइज करना है. तो इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं व्हेन वर्किंग विद द सी एरेज. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को नोट करनी है. दैट सपोज यू डिक्लेयर एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स, से इंट टेस्ट एरे से 10. ठीक है, तो यू कैन यूज द एरे मेंबर्स फ्रॉम टेस्ट एरे 0 टू टेस्ट एरे 9. तो वहां तक आप यूज कर सकते हो. अगर आप उसको आउट ऑफ द बाउंड्स असेस करने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जाम्पल से टेस्ट एरे 12, तो कंपाइलर हो सकता है कि वो एरर शो ना करे, बट इट मे कॉज एन अनएक्सपेक्टेड आउटपुट और अनडिफाइंड बिहेवियर. कुछ भी गलत, कुछ भी गार्बेज वैल्यू वहां पे शो कर सकता है. हो सकता है वो उसे वहां पे उस चीज को एरर में ना शो करे, बट इट विल कुछ गड़बड़ वो शो करेगा आउटपुट के अंदर. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. राइट, तो अगर हम एरेज की बात करें, उनकी टाइप्स की बात करें, तो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ एरेज. राइट, तो 1 डायमेंशनल एरेज होते हैं, 2 डायमेंशनल एरेज होते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं. ठीक है, 1 डायमेंशनल जो हम अभी पढ़ रहे हैं, 1 डायमेंशनल एरे, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं. 1 डायमेंशनल एरे का क्या मतलब है, a list of item can be given one variable name using only one subscript, and such a variable is called a single subscripted variable or a one dimensional array. तो उसमें वन सबस्क्रिप्ट होगा, जैसे हमने साइज लिखा वो एक साइज होगा. वो साइज चाहे आप उसमें 100 लिख दो, चाहे 1000 लिख दो, चाहे 10,000 लिख दो, लेकिन वो साइज जो होगा वो एक ही होगा. एक ही तरीके के एलिमेंट्स जो है हम उसमें यूज करेंगे, सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल उसके अंदर यूज करेंगे, एंड दैट विल बी द 1 डायमेंशनल एरे. टाइप, उसकी डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम और उसका साइज जो हमने अभी तक पढ़ा, उसके बाद सेमीकोलन. तो एग्जांपल है, अगर फ्लोट में है तो फ्लोट हाइट से 50, इंट ग्रुप से 10, कैरेक्टर नेम से 10, कुछ भी मतलब हो सकता है, किसी भी टाइप की हो सकती है. कोई भी आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, कोई भी साइज हो सकता है, बट वो एक ही डायमेंशन में होगा, तो इसको 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं. एक ही सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल हम इसके अंदर यूज करेंगे, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे, उसमें एक ही तरह की वैल्यूज होंगी. ठीक है, तो the type specifies the type of the element that will be contained in the array. तो int, float, कैरेक्टर कोई भी हो सकती है, और मैक्सिमम नंबर जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने उसके अंदर एरे के अंदर स्टोर हो सकते हैं, तो वो इसमें बताएगा. तो int नंबर से 5 है, द कंप्यूटर क्या करेगा, रिजर्व कर लेगा 5 स्टोरेज लोकेशंस फ्रॉम साइज 0 टू साइज 4. ठीक है, तो ये रिजर्व स्पेस हो गई नंबर के लिए. नंबर ने आपने 5 एलिमेंट्स उसको डिक्लेयर कर दिए, उसमें आप चाहे उसको कुछ लिखो चाहे ना लिखो, ये आपके 4 जो स्पेसेस हैं ये आप लोगों की सेव हो गई. नंबर 0, 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस में ये स्पेसेस आप लोगों के लिए रिजर्व हो चुकी हैं, मतलब इस नंबर नाम के एरे के लिए जो स्पेसेस हैं वो रिजर्व हो चुकी हैं. देन स्टोरिंग वैल्यूज आफ्टर इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइज करने के बाद अब वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी उसके अंदर, वैसे ही जैसे आपने उसको इनिशियलाइज किया था, 35, 20, 40 या जो भी आपने उसमें वैल्यूज डाली हैं वो उस स्पेस के अंदर सेव हो जाएगी, और ये स्पेसेस जो हैं आपकी ये सीक्वेंस में होंगी आपके मेमोरी के अंदर. ओके, देन आफ्टर इनिशियलाइजेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे, अब आप 1 डायमेंशनल एरे जो है उसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं.
ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक आफ्टर एन एरे इज डिक्लेयर, जब एक एरे को डिक्लेयर कर दिया जाता है, इट्स एलिमेंट्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। इन सी प्रोग्रामिंग एन एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड नाइदर ऑफ द टू वेज। कंपाइल टाइम पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं या रन टाइम पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि कंपाइल टाइम मतलब जब हम उसको कंपाइल अभी करने वाले हैं उस टाइम पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे को। दूसरा क्या है, जब हम उसको रन कर रहे हैं तो उस टाइम पे जैसे हम लोग कहते हैं कि से इंट a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, अगर हमने ऐसे ही प्रोग्राम में लिख दिया तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हो गई, हमने वेरिएबल की कर दी। दूसरा क्या है, वहां पे हम लिखते हैं इंट a कॉमा b, सेमीकोलन डाल दिया, उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ किया, एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b, स्कैन एफ एम्परसेंट a एम्परसेंट b, ऐसे करते हैं। तो दिस इज द वे कि जब हम रन टाइम पे, जब हम उसको प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस टाइम पे उसमें वैल्यूज आप लोग डाल रहे हो, तो दैट इज बेसिकली द रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो सिमिलर वे से हम लोग अपना एरे जो है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब देखो जो जनरल फॉर्म क्या है, कंपाइल टाइम पे टाइप लिखी, एरे नेम लिखा, साइज लिखा, इक्वल टू डाला, लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो भी उसके अंदर है कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दी, सेपरेट कर दिया उन्हें कॉमास के साथ, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यूज जो है वो वहां पे चली गई, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि साइज 3 है, उसका वेरिएबल का नाम नंबर है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और उसमें ये वाली वैल्यूज जो है उसको ऑलरेडी असाइन कर दी गई है। नंबर 0 में 0 वैल्यू है, नंबर 1 में 5 वैल्यू है, नंबर 2 में 4 वैल्यू है। तो इस तरह से उसको इनिशियलाइज कर देगा। तो जो भी अगर आप उससे ज़्यादा वैल्यूज इसमें डाल दोगे, राइट, तो फिर वो उससे इफ यू हैव मोर इनिशियलाइजर्स दैन डिक्लेयर्ड साइज से ज़्यादा अगर आप उसमें वैल्यूज डाल दोगे तो कंपाइलर एरर देगा। और अगर आप उसमें कम वैल्यूज डालोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 3 लिखा है, यहाँ पे आप 2 वैल्यूज डाल रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली जितने बाकी बचे हैं उनमें 0 बाय डिफॉल्ट उसमें 0 वैल्यूज डाल देगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज को ज्यादा असाइन करते हो कंपैरेटिव टू दिस नंबर, यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 वैल्यूज होनी चाहिए, अगर आप यहाँ पे 4-5 वैल्यूज यहाँ पे डाल दोगे तो कंपाइलर एरर देगा आपको कि आपने जो वो हमें अननोन वैल्यूज जो है वो इसके अंदर है। और अगर आप कम वैल्यूज डालोगे, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे आप 2 वैल्यूज डाल रहे हो या 1 वैल्यू डाल रहे हो, तो बाकी जितनी वैल्यूज है उनको वो ऑटोमेटिकली 0 कर देगा। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर। देन द रन टाइम इनिशियलाइजेशन। अब रन टाइम का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम रन कर रहे हैं, जब हम प्रोग्राम को चला रहे हैं, उस टाइम पे अगर कोई आप इनिशियलाइज करते हो अपने एरे को तो उसे हम बोलते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगाई, फॉर लूप में क्या किया, आई इनिशियलाइज किया, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई इंट एक्स 10, इंट एक्स 10 नाम का जो एरे था वो बनाया था, ठीक है। तो अब वो जो 10 है उसको मैंने वैल्यूज कहाँ से कहाँ दे दी, 0 से लेके 10 तक यहाँ पे फॉर लूप में डाल दिया। और जो x था उसके अंदर जो वैल्यूज हम डाल रहे हैं वो आई जैसे जैसे मूव कर रहा है, x0 मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट, फिर नेक्स्ट जब फॉर लूप चलेगी तो x1 मतलब सेकेंड, फिर x2 थर्ड एलिमेंट, x3 फोर्थ एलिमेंट, x4 फिफ्थ एलिमेंट। तो इस तरह से टर्न बाय टर्न आप उसमें वैल्यूज जो है उनको डालते चले जाओगे, सेव करते चले जाओगे। एम्परसेंट, एम्परसेंट मीन्स एड्रेस ऑफ एक्स ऑफ आई मीन्स x0 x1 x2 x अप टू 10, राइट। तो जो भी एरे आपने इनिशियलाइज किया है उसमें आप वैल्यूज रन टाइम के ड्यूरिंग उसमें डाल सकते हो। तो एरे में लूप चल रहा है, लूप स्टेटमेंट चल रही है। अब जब हमने एरे को इनिशियलाइज करना है रन टाइम पे तो उस टाइम पे ये लूप स्टेटमेंट हमें जरूरी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप क्या करोगे कि एक्स आई स्कैन एफ एक्स 1 या x0, है ना, स्कैन एफ एम्परसेंट x0 कॉमा एम्परसेंट x1 कॉमा एम्परसेंट x2 कॉमा एम्परसेंट x3, ऐसे लिखोगे अलग अलग से। तो बेटर ऑप्शन है, हमारे पास लूप अवेलेबल है, फॉर लूप लगाओ तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 से 10 तक ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएगी, सॉरी 0 से 9 तक, टोटल 10 एलिमेंट्स है तो 0 टू 9, आई लेस देन 10 है, लेस देन 10 मतलब अप टू 9, आई जो है इट विल मूव फ्रॉम 0 टू 9। तो हमारे भी मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स है तो हमें भी 0 टू 9 जाना है एरे की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो फिर हम फॉर लूप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो लूपिंग सी स्टेटमेंट्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं जब हमने
रन टाइम इनिशियलाइजेशन करनी है बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर एंड थ्रू द कीबोर्ड बाय द यूजर। तो हम रन टाइम पे उसमें एरेज जो है उसमें वैल्यूज जो है वो हम लोग डाल सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है वन डायमेंशनल एरे का। तो लेट्स सी, तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हैश इंक्लूड stdio.h जो हमने किया, conio.h जो भी हम करना चाहते हैं वहाँ पे एंटर करवाएंगे हमारे जो लाइब्रेरी फंक्शन है उनको। उसके बाद void main स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, एंड देन आफ्टर इंट एरे 5। सबसे पहले हमने एक एरे इनिशियलाइज किया जिसका नाम है एरे और उसका साइज है 5। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको कोई भी वैल्यूज नहीं थी, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। कौन सी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, रन टाइम, राइट। तो प्रिंटफ हमने क्या किया, एंटर 5 नंबर्स टू स्टोर देम इन अ एरे। तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में 5 नंबर्स एंटर करेंगे। तो अब एंटर कहाँ करने हैं, उसके लिए स्कैन एफ करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि एरर है तो इसलिए स्कैन एफ करने से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप लगानी पड़ेगी। वो फॉर लूप में कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, फॉर लूप 0 से लेके 4 तक। तो 0 फॉर लूप हमने इनिशियलाइज की यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 0 सेमीकॉलन आई लेस देन 5 सेमीकॉलन आई प्लस प्लस। ओके, तो इट इज लेस देन 5 मतलब आई की वैल्यू 0 से लेके 4 तक मूव करेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्कैन एफ कर रहे हैं। स्कैन एफ क्या कर रहे हैं, परसेंटेज डी लिखा, एम्परसेंट एरे डाला और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया आई। तो वो आई का मतलब क्या है, यहाँ पे आई सबसे पहले होगा 0, मतलब 0th एलिमेंट में वैल्यू जाएगी पहली, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो टोटल 5 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे एरे में चले जाएंगे, एरे 0 से लेके एरे 4 तक। फिर उसको हम प्रिंट एफ करेंगे टर्न बाय टर्न। अब प्रिंट एफ करने के लिए भी फिर दोबारा से हमें वही फॉर लूप यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे फॉर लूप में एफ स्मॉल आना चाहिए, स्कैन एफ में एस स्मॉल आना चाहिए, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, तो और अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो आई है इसे यहाँ डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो यहाँ एरे 5 के बाद कॉमा डाल के आई को डिक्लेयर करना जरूरी है। अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम है वो एरर देगा जब आप इसको रन करोगे। तो दिस प्रोग्राम विल गिव एन एरर कि आपने आई डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, या आई जो है वो अननोन एलिमेंट है। तो इस तरह से कोई भी एरर आपके पास आ सकता है, राइट। तो प्रिंट एफ करने के लिए भी फिर दोबारा से हम फॉर लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल टू 0 सेमीकॉलन आई लेस देन 5 सेमीकॉलन आई प्लस प्लस। फिर हम डालेंगे प्रिंट एफ। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं बार बार इनको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंगल स्टेटमेंट जो है उसको रन करवाना चाहते हैं। अगर मोर देन वन स्टेटमेंट हो तो हम लगा सकते हैं फॉर लूप के साथ ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं। अगर सिंगल स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो देन इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब अगर लगाओगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, इट्स ओके। ओके, तो प्रिंट एफ एलिमेंट स्टोर्ड एट a परसेंटेज d इज इक्वल्स टू परसेंटेज d स्लैश n सेमीकोलन, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स डाला, कॉमा डाला आई। तो अब ये आई मतलब आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है, राइट। तो एक्चुअली जो वैल्यू जो डेटा है आपका वो किस में स्टोर्ड है, एरे आई में स्टोर्ड है, राइट। तो आई और एरे आई की वैल्यूज कहाँ कहाँ जाएंगी, आई की वैल्यू जाएगी पहले परसेंटेज डी में, और सॉरी मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, तो दिस विल तो आप लोगों को इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ये आई है इसकी वैल्यू कहाँ पे शो होगी, ये वाले परसेंटेज डी की जगह पे। और ये जो एरे आई है इसकी वैल्यू कहाँ पे शो होगी, ये वाले परसेंटेज डी की जगह पे। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या है इनिशियली 0, तो यहाँ पे क्या शो होगा, a0 इज इक्वल्स टू जो भी उसमें आपने वैल्यू डाली है, फिर a1 इज इक्वल्स टू जो भी आपने उसमें वैल्यू डाली है। अब ये आई की वैल्यू रेगुलरली कैसे चेंज हो रही है, बिकॉज आपने इस प्रिंटफ को फॉर लूप के अंदर डाला हुआ है, राइट। तो इसलिए आपके एरे की वैल्यूज जो है वो टर्न बाय टर्न चेंज हो रही है। एंड में गेट सी एच एंड फिनिश। ओके, सो यहाँ पे आपने क्या किया, इनपुट के में क्या डाल रहे हो आप, रन टाइम कंपाइलेशन कर रहे हो, एंटर 5 एलिमेंट्स इन एरे। आपने क्या डाला, 23 45 32 25 45। आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, एलिमेंट इन द एरे आर 23 45। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको यू कैन करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4। ओके, तो इस तरह से आप लोगों की इनपुट्स, ये आपने इनपुट दी है एंड दिस वन इज योर आउटपुट। ओके, तो ये आप लोगों की आउटपुट होगी, द एलिमेंट स्टोर्ड इन एरे एट a0 is equals to 23, at a1 is 45, at a2 is 32, at a3 is 25 and at a4 is 45. So this was all about the
uh, one-dimensional array and the basics of the arrays that we have discussed today. I wish it is all clear to you. You have understood the concept, how arrays are used, why arrays are used, उनकी ज़रूरत क्या है, क्यों हम उसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करना है. दो तरीके की इनिशियलाइजेशन है, आपको जो सिंपल लगे आप उससे कर सकते हो काम अपना. आप जिस तरह से भी आप यूज़र को इन्वॉल्व करना चाहते हो आप कर सकते हो. बेसिकली आज हम लोगों ने सीखा how the one-dimensional arrays work, how they are getting initialized, and what is the length of the array. कैसे उसका साइज जो है वो हम लोगों ने डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है. एवरीथिंग अबाउट द वन डायमेंशनल एरेज, राइट. इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the multi-dimensional arrays and we will discuss about one example of this also. Okay, so I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.